हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल गौरव मिश्रा पे। बच्चों, क्लास 11th की फिजिक्स में प्रोजेक्टाइल मोशन हम लोग पढ़ रहे हैं और प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में हम एक क्लास पहले भी कर चुके हैं, जहां पर हम लोगों ने ये पता किया था कि रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल क्या होती है, r=u² sin 2θ/g। मैक्सिमम हाइट क्या होती है जब कोई बॉडी प्रोजेक्टाइल मोशन करती है तो उसकी मैक्सिमम हाइट होती है h=u² sin² θ/2g। और फ्लाइट टाइम क्या होता है, ये होता है t=2u sin θ/g। ये सारी बातें बच्चों करने के बाद अब आज हम लोग क्या करेंगे कि ये देखेंगे कि ऐसी कौन सी सिचुएशन आ सकती है जिसमें रेंज मैक्सिमम हो सकता है। हम लोग हाइट के बारे में चर्चा करेंगे कि हाइट मैक्सिमम जब होती है उस समय कैसे क्या होता है, और इन सब बातों पे आज हम इन्हीं क्वेश्चन से रिलेटेड बातें करने वाले हैं। तो चलिए बच्चों, हम बात करते हैं कि मैक्सिमम रेंज हमें कब मिल सकती है। तो यहाँ पे लिखेंगे फॉर मैक्सिमम रेंज। ठीक है, मैक्सिमम रेंज के लिए क्या हो जाएगा बच्चों, तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिए। तो मैक्सिमम रेंज कब मिलेगी भाई, जैसे r हमने पढ़ा u² sin 2θ/g। मान लीजिए किसी की थ्रो करने की कैपेसिटी तो वही है, मतलब u तो मैक्सिमम वो u ही दे सकता है वेलोसिटी बॉडी को। तो अब बचता कौन है, एंगल। क्यों, हमने बताया था ना कि सेम वेलोसिटी से अलग अलग एंगल पर थ्रो करने पर क्या होता है, बॉडी का रेंज जो है वो अलग अलग होता है। ठीक है, तो एक ऐसा एंगल होता है जिससे थ्रो करने पर बॉडी की रेंज मैक्सिमम हो जाती है। ये एंगल कितना होना चाहिए, इस पे हमें चर्चा करनी है। मतलब ये हो गया r max। ये कब होगा बच्चों, तो इसके लिए सीधी सी बात है कि sin 2θ की वैल्यू को मैक्सिमम हो जाना चाहिए, और sin 2θ की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, 1। इसका मतलब ये हुआ कि sin 2θ आ जाएगा sin 90 डिग्री, या 2θ 90, या θ 45 डिग्री, या π/4, कुछ भी लिख सकते हैं। इसका मतलब हुआ कि अगर प्रोजेक्शन एंगल π/4 हो जाता है, 45 डिग्री हो जाता है, तो उस प्रोजेक्शन के लिए रेंज मैक्सिमम होती है। तो बच्चों, मैक्सिमम रेंज के लिए हमको बॉडी को किस एंगल पे थ्रो करना पड़ेगा, 45 डिग्री के एंगल पे हमको इसको थ्रो करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ से पता चल रहा है कि जब किसी बॉडी को मैक्सिमम डिस्टेंस तक थ्रो करना हो तो 45 डिग्री तक थ्रो करना पड़ेगा। बच्चों, यहाँ एक बात और ध्यान रखिएगा कि अगर प्रोजेक्शन पॉइंट क्या हो, अर्थ पे है, और गिरने वाला पॉइंट भी अर्थ पे है, तो 45 डिग्री से थ्रो करने पर बॉडी मैक्सिमम डिस्टेंस पर जाके गिरेगी। बट अगर कोई पर्सन कुछ हाइट से थ्रो कर रहा हो, जैसे वॉलीबॉल प्लेयर बॉल को ऐसे थ्रो करता, देखो अर्थ से कुछ उसकी हाइट अपने आप होती है, तो इस सिचुएशन में अगर पूछ दिया जाए कि वो मैक्सिमम रेंज तक कब थ्रो कर पाएगा, तो एंगल 45 नहीं बोला जाएगा। तो इसका आंसर है लेस देन 45। इसका मतलब जब किसी हाइट से अगर बॉडी को थ्रो करना हो तो मैक्सिमम रेंज के लिए एंगल की वैल्यू क्या होनी चाहिए, लेस देन 45 होनी चाहिए। कोई चीज़ थ्रो करनी है तो उसका जो एंगल है हॉरिजॉन्टल से वो लेस देन 45 होना चाहिए, तब उसको मैक्सिमम रेंज मिल पाएगी। ध्यान रखना, मतलब जब अर्थ सरफेस से थ्रो करना है तो 45 डिग्री पे मैक्सिमम रेंज मिलेगी, बट अगर कुछ हाइट से थ्रो करना है तो क्या होना चाहिए, लेस देन 45 होना चाहिए। ठीक है, अब बच्चों इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कि आपने यहाँ से ऑब्जेक्ट थ्रो किया, एक तो देखिए आपने 45 पे थ्रो किया, मैक्सिमम डिस्टेंस पे जाके गिरा। ठीक है, ये 45 पे हो गया, मान लेते हैं ऐसा। ठीक है, अब आपने 45 से थोड़ा सा कम एंगल से थ्रो किया कोई चीज़, तो सोचिए कहाँ जाएगी, सिंपल सी बात है, वो यहाँ कहीं जाएगी। 45 से ज़्यादा एंगल पे थ्रो करोगे तो क्या होगी, वो यहाँ पे जाएगी। ठीक है, ये क्या है,
तो बच्चों ये वाला प्रोजेक्शन है थीटा इक्वल टू 45 का, जो कि मैक्सिमम रेंज पे गया। इसके लिए क्या है, थीटा इसका जो एंगल है वो क्या है, लेस देन 45 है। इसका जो थीटा है वो ग्रेटर देन 45। ठीक है। अब अगर सोचो कि अर्थ में कुछ डेप्थ तक इसमें हम इसको डिग कर दें, मतलब कुछ नीचे तक इसको पहुंचा दें ऐसे, अब सोचो क्या होगा, कौन सी बॉडी कहाँ गिरेगी। तो देखो ये 45 डिग्री वाली जो एंगल है ये क्या होगी, ये बॉडी ऐसे गिर जाएगी, ऐसे तो गिरेगी, सीधी सी बात है। ये वाली बॉडी बच्चों कैसे गिरेगी, जो ज़्यादा एंगल पे है ये ऐसे गिरेगी। लेकिन जो ये वाली बॉडी ये कैसे जाती हुई दिख रही है, ये ऐसे जाती हुई दिख रही है। यही सिचुएशन तो बनती है भाई, अर्थ सरफेस अगर यही मान लिया जाए, यहाँ तक गड्ढा खोद दिया जाए तो क्या दिखेगा ये, कि यहाँ से अगर कुछ हाइट से अगर आप थ्रो करते हैं तो जिसमें थीटा की वैल्यू लेस देन 45 होगी, उस प्रोजेक्शन के लिए मैक्सिमम रेंज मिलेगी। तो आप लोग दिमाग में सेट कर लीजिए कि अगर अर्थ सरफेस से कोई कुछ चीज़ थ्रो की जा रही है और अर्थ सरफेस पे ही गिर रही है तो थीटा कितना होना चाहिए, 45 डिग्री होना चाहिए मैक्सिमम रेंज के लिए। बट अगर प्रोजेक्शन पॉइंट कुछ हाइट पर हो तो क्या होगा, लेस देन 45 डिग्री। ठीक है, तो 45 थोड़ा कम एंगल होने पर ही मैक्सिमम रेंज मिल जाएगी। इसका अर्थ ये हुआ कि अगर कोई फुटबॉलर फुटबॉल पे किक मारता, देखो अर्थ से मारेगा और अर्थ पे ही गिरेगी, तो उस समय उसके लिए कितने एंगल पे उसको किक मारनी चाहिए, 45 डिग्री से बॉल जाए तो मैक्सिमम डिस्टेंस में। लेकिन अगर कोई वॉलीबॉल प्लेयर बॉल को थ्रो करना चाहता है मैक्सिमम डिस्टेंस तक, तो वॉलीबॉल प्लेयर तो ऊपर से थ्रो करता है ना बच्चों, तो जब हाइट हो गई तो उसको मैक्सिमम रेंज के लिए क्या करना होगा, एंगल को 45 डिग्री से कम रखना होगा, प्रोजेक्शन एंगल को 45 डिग्री से कम रखना होगा। इसको आप लोग नोट कर लीजिए फटाफट। तो बच्चों अब हमको बताना है रिलेशन बिटवीन मैक्सिमम रेंज एंड मैक्सिमम हाइट। ठीक है, कि मैक्सिमम रेंज और मैक्सिमम हाइट में क्या रिलेशन होता है, इस पे हम बात करते हैं। बच्चों अगर मान लीजिए कि आपने किसी बॉडी को थ्रो किया, कितने एंगल पर, 45 डिग्री पे, तो आपको पता है उस समय बॉडी की रेंज मैक्सिमम होती है। और वो मैक्सिमम रेंज का फार्मूला क्या है बच्चों, मैक्सिमम रेंज का फार्मूला है u² sin 2 × 45 डिग्री अपान g, मतलब आर मैक्स बराबर u² अपान g। दिस इज द मैक्सिमम रेंज। आपको इसी सिचुएशन की, ठीक है, इसी सिचुएशन की मैक्सिमम हाइट में रिलेशन बताना है। मतलब जब एक ही प्रोजेक्टाइल में, जैसे मैक्सिमम रेंज हो गया, ये हो गया आर मैक्स, ठीक है, ये आपका मैक्सिमम हाइट हो गया। अब हमें आर मैक्स और एच में रिलेशन बताना है। तो बच्चों ये एच जो है हाइट है, अगर हाइट के लिए आप देखें तो इस समय हाइट कितनी होगी, तो यहाँ पे फार्मूले में वैल्यू पुट करेंगे, क्या आएगा, u² sin स्क्वायर 45 डिग्री अपान 2g। ठीक है, सो h इज इक्वल टू u² sin स्क्वायर 45, तो sin 45 के लिए √2 होती है, तो 1 अपान √2 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है, अपान में 2g रहेगा। सो h इज इक्वल टू u² अपान 4g। और u² अपान g क्या होता है, देखो r मैक्स होता है, इसका मतलब h बराबर आ जाएगा r मैक्स अपान 4। या मैं कह सकता हूँ कि जिस समय मैक्सिमम रेंज होती है उस समय रेंज हाइट की 4 टाइम्स होती है। जब किसी प्रोजेक्टाइल मोशन में रेंज मैक्सिमम होती है तो वो मैक्सिमम हाइट का, मतलब उस समय की मैक्सिमम हाइट जिस प्रोजेक्टाइल की बात हो रही है 4 टाइम्स होती है। इसको आप लोग नोट कर लीजिए यहाँ पे कि व्हेन मैक्सिमम हाइट becomes equal to range in प्रोजेक्टाइल। जब किसी प्रोजेक्टाइल में मैक्सिमम हाइट
उसकी रेंज के इक्वल हो जाए तो क्या होता है, उस समय कितना प्रोजेक्शन एंगल होना चाहिए। बच्चों इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम किसी बॉडी को थीटा एंगल पे थ्रो करते हैं कुछ इस तरीके से, अब वो बॉडी ऐसे मोशन कर लेती है, ठीक है, हमने उसको कितने एंगल पर थ्रो किया, मान लीजिए थीटा एंगल पे, ये एंगल प्रोजेक्शन का है, ठीक है, प्रोजेक्शन की डायरेक्शन है, यू वेलोसिटी से हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पे कोई बॉडी थ्रो की गई। इस समय इस बॉडी की मैक्सिमम हाइट क्या होगी बच्चों, ये होगी h, ठीक है। इस बॉडी की रेंज क्या होगी बच्चों, ये होगी r। अगर मैं बेसिक बात करूं कि u वेलोसिटी से थीटा एंगल पे कोई बॉडी प्रोजेक्ट की जाती है तो इस बॉडी की रेंज का फार्मूला क्या हो जाता है, u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपान g। जबकि मैक्सिमम हाइट का फार्मूला क्या हो जाता है इस सिचुएशन के लिए, देखिए लिखा हुआ है h इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा सॉरी साइन स्क्वायर थीटा अपान 2g, ठीक है। अब हमसे क्या कहा जा रहा है, हमसे कहा जा रहा है कि इफ r इज इक्वल टू h, अगर रेंज क्या हो मैक्सिमम हाइट के बराबर आ जाए तो हम क्या कर सकते हैं बच्चों, सीधी सी बात है, इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे कि r की वैल्यू इधर पुट कर देंगे, क्या आएगी यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपान जी, उधर हम h की वैल्यू पुट करेंगे तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपान 2g। बच्चों यू स्क्वायर से यू स्क्वायर और g से g क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। इधर क्या बचा साइन 2 थीटा, इसको हमें क्या करना है, तोड़ देना है। तो साइन 2 थीटा को ब्रेक करोगे तो क्या मिलेगा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इधर क्या मिलेगा, देखो साइन स्क्वायर थीटा अपान 2, ये स्क्वायर से ये साइन थीटा कटेगा, इधर ही आएगा 2 2 जा 4 और ये कॉस थीटा है नीचे जाएगा इधर तो क्या बचेगा साइन अपान कॉस, यानी कि बेसिकली ये बचा साइन थीटा अपान कॉस थीटा इज इक्वल टू 4, या मैं कह सकता हूँ टेन थीटा इज इक्वल टू 4। इसका मतलब इसका जो आंसर आया वो क्या आ गया, थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स 4, या आपको पता होना चाहिए कि 4 किसकी वैल्यू होती है, टेन 76 डिग्री की, तो टेन इनवर्स 10 से हट जाएगा, दिस इंडिकेट थीटा इज इक्वल टू 76 डिग्री। इसका मतलब अगर किसी बॉडी को हॉरिजॉन्टल से 76 डिग्री पे थ्रो किया जाए तो उस सिचुएशन में बॉडी जो मैक्सिमम हाइट कवर करती है और जो रेंज कवर करती है वो दोनों आपस में सेम होते हैं, ठीक है। तो हमें क्लियर हो जाना चाहिए कि फॉर प्रोजेक्शन एंगल 76 डिग्री मैक्सिमम हाइट इज इक्वल टू रेंज, ठीक है। ओके बच्चों, इसको आप पहले नोट कर लीजिए फिर हम आगे बात करते हैं। तो बच्चों अब हम बात करेंगे कि फॉर सेम रेंज ऑफ टू प्रोजेक्टाइल मोशन, कि अगर हम दो अलग अलग ऑब्जेक्ट को सेम वेलोसिटी से बट अलग अलग एंगल पे थ्रो करें तो ऐसी कौन सी सिचुएशन होगी, ऐसा कौन सा उन एंगल्स में रिलेशन होगा कि उन दोनों ही ऑब्जेक्ट की जो रेंज है वो क्या रहे, सेम रहे, ठीक है। तो चलिए हम बात करते हैं बच्चों। हम मान लेते हैं कि एक ऑब्जेक्ट को हमने ऐसे थ्रो किया, ठीक है, कितने एंगल पे, थीटा 1 एंगल पे। तो पहले ऑब्जेक्ट को हमने थीटा 1 एंगल पे थ्रो कर दिया, तो हमने देखा कि इस ऑब्जेक्ट की कुछ रेंज है, मान लीजिए कि रेंज क्या है, r1, ठीक है। थ्रो करने की वेलोसिटी u है, तो सीधी सी बात है इस सिचुएशन के लिए जो रेंज आएगी वो क्या आएगी, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा 1 अपान जी। ये रेंज आ गई पहले प्रोजेक्टाइल मोशन की। अब मान लीजिए कि दूसरा ऑब्जेक्ट आपने थ्रो किया बट ऐसे, ठीक है। आपने दूसरे ऑब्जेक्ट के लिए प्रोजेक्शन एंगल रखा थीटा 2, ठीक है, इसके लिए वेलोसिटी वही सेम रखी u। अब इसके लिए मान लीजिए कि रेंज वही हो जाती है, इस रेंज को हम r2 कह देते हैं,
और अभी इन दोनों रेंज को हम क्या कर देंगे, सेम कर देंगे। क्यों? क्योंकि R1 = R2 आपको साफ साफ दिख रही है। ठीक है, तो अब ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि आपको पता है ना, अगर 45 से कम एंगल है तो कहीं गिरती है ऑब्जेक्ट, 45 मैक्सिमम गिरती है, उससे ज़्यादा एंगल होने फिर कम होने लगती रेंज। तो एक ऐसा भी तो रिलेशन हो सकता है कि छोटे एंगल और बड़े एंगल दोनों से थ्रो करने पर रेंज बॉडी की क्या रहे, सेम रहे। ये सिचुएशन सोचनी है। ठीक है, तो सेकेंड ऑब्जेक्ट के लिए अगर आप R2 निकालते हैं, यहाँ लिख देंगे फॉर सेकेंड प्रोजेक्शन, और ये वाला क्या था, फॉर फर्स्ट प्रोजेक्शन। अब सोचिए बच्चों, इस सिचुएशन में R2 = क्या आएगा, U² sin 2θ2 अपान G। अब हम क्या कर सकते हैं, हम अगर इसमें देखें तो R1 = R2 करना है। ये क्वेश्चन कह रहा है कि ऐसे कौन से दो एंगल हो सकते हैं, उनमें क्या रिलेशन हो सकता है कि दोनों बॉडी की रेंज क्या हो जाए, सेम हो जाए, जबकि प्रोजेक्शन एंगल क्या है, सेम, प्रोजेक्शन की वेलोसिटी क्या है, सेम। तो बच्चों दोनों तरफ वैल्यू पुट कर देंगे। तो R1 की वैल्यू देखिए, U² sin 2θ1 अपान G बराबर U² sin 2θ2 अपान G। अब बच्चों यहाँ पे U² से U² कैंसिल हो जाएगा, G से G कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं, देखिए यहाँ पे sin 2θ1 की वैल्यू किसके बराबर आ गई, sin 2θ2। ठीक है, अगर आप यहाँ से साइन को हटा देते हैं आपस में इधर उधर इन्वर्स फंक्शन करके, तो आप क्या पाएंगे, 2θ1 = 2θ2, यानी कि θ1 = θ2। तो भाई जब सेम प्रोजेक्शन एंगल रहेगा, एक ही एंगल पे सेम वेलोसिटी दो चीज़ों को थ्रो करेंगे तो उनको की तो रेंज सेम होना स्वाभाविक है। हमको तो अलग अलग एंगल के लिए चाहिए, इसलिए हम इसको डायरेक्ट नहीं इन्वर्स लेंगे दोनों तरफ साइन का। हम क्या करेंगे, यहाँ इसको थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे। तो sin 2θ1 इसको मैं लिख सकता हूँ sin पाई माइनस 2θ1, बिल्कुल लिख सकता हूँ। पाई क्या, 180 - 2θ बराबर sin 2θ होता है। ओके, बराबर sin 2θ2। ठीक है, अब साइन से साइन को हटा दीजिए तो क्या बचेगा, पाई माइनस 2θ1 = 2θ2, या फाई = 2θ1 + 2θ। ये इधर से उधर गया तो क्या हो गया, प्लस का हो गया। 2 कॉमन लेके इधर डिवाइड कर दीजिए तो क्या बचेगा, θ1 + θ2 = π/2, यानी कि 90 डिग्री। ठीक है, तो हम कह सकते हैं θ1 बराबर 90 - θ2। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक प्रोजेक्शन एंगल θ2 है तो दूसरा क्या होना चाहिए, 90 - θ2 होना चाहिए। या ऐसे ही हम सोच सकते हैं, अगर एक प्रोजेक्शन एंगल θ1 है तो दूसरा क्या होना चाहिए, 90 - θ1 होना चाहिए। इससे ये पता चला कि अगर आप किसी बॉडी को 15 डिग्री पे थ्रो करें और उसी वेलोसिटी से 90 - 15 मतलब 75 डिग्री पे थ्रो करें, तो इन दोनों ही प्रोजेक्शन के लिए, इन दोनों ही एंगल के प्रोजेक्शन के लिए क्या होगी, उस दोनों बॉडियों की रेंज सेम होगी। ठीक है, तो इन दोनों ही प्रोजेक्शन के लिए उस ऑब्जेक्ट की रेंज क्या होंगी, सेम होंगी। ठीक है, तो ये बात क्लियर हो गई कि अगर आपने एक बार θ1 एंगल से थ्रो किया, दूसरी बार θ2 एंगल से थ्रो किया, तो उन दोनों एंगल का सम कितना है, अगर 90 है तो 100% वो बॉडी दोनों एक ही जगह पर गिरेंगी, मतलब उनकी रेंज क्या होगी, सेम होगी। इस आर्टिकल को आप लोग नोट कर लीजिए फटाफट। तो बच्चों इस तरह से हम लोगों ने मैक्सिमम हाइट = मैक्सिमम रेंज किस कंडीशन में होगा देख लिया। हमने ये देख लिया कि अलग अलग एंगल से सेम स्पीड से दो अलग अलग ऑब्जेक्ट को थ्रो करने पर उनकी रेंज सेम कब रहती है। हमने यहाँ पे ये भी देख लिया कि मैक्सिमम रेंज कब हो सकती है। तो अब चलिए कुछ क्वेश्चन ट्राई करते हैं यहाँ पे प्रोजेक्टाइल मोशन के। पहला क्वेश्चन यह है कि अ क्रिकेटर कैन थ्रो अ बॉल टू अ मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर ऑन द अर्थ, द मैक्सिमम हाइट टू विच द क्रिकेटर कैन थ्रो द बॉल अबव द ग्राउंड विल बी। तो देखिए बच्चों इस क्वेश्चन में क्या दिया है कि एक क्रिकेटर मैक्सिमम
100 मीटर तक बॉल को थ्रो कर सकता है। तो जब ये मैक्सिमम 100 मीटर तक बॉल को थ्रो करेगा, ठीक है, तो ये आर मैक्स हो जाएगा 100 मीटर। और हमको पता है आर मैक्स कब होता है, जब कोई क्रिकेटर 45 डिग्री से बॉल को थ्रो करता है। अब हमको बताना है अगर वो क्रिकेटर ऊपर की तरफ ऐसे थ्रो करे बॉल को डायरेक्ट ऊपर, तो वो बॉल को कितनी हाइट तक मैक्सिमम थ्रो कर सकता है। तो देखिए जब वो जस्ट ऊपर की तरफ थ्रो करेगा तो ऐसे थ्रो करेगा सीधा सीधा ऊपर, तब ये बॉल ऐसे आएगी। तो हमको ये मैक्सिमम हाइट बतानी है, ठीक है। सीधी सी बात एक है कि वो क्रिकेटर जब हॉरिजॉन्टल में ऐसे मैक्सिमम 100 मीटर तक बॉल को थ्रो करता है तो अपनी पूरी ताकत से बॉल को थ्रो करेगा। तो मान लेते हैं उस समय उसने यू वेलोसिटी से बॉल को थ्रो किया। वही क्रिकेटर जब डायरेक्ट ऊपर की तरफ बॉल को थ्रो करेगा तो क्रिकेटर की पावर उतनी ही मान ली जाती है, मतलब वो अभी भी यू वेलोसिटी से ही बॉल को थ्रो करेगा, ऐसा माना जाता है। अब हमको ये बताना है कि अगर उसने मैक्सिमम रेंज कितनी पाई थी बॉल ने 100 मीटर, तो हाइट कितनी मिलेगी इस सिचुएशन में जब वो डायरेक्ट ऊपर तरफ बॉल को थ्रो करेगा। तो भाई देखो ऐसा है, आप आर मैक्स का फार्मूला यूज कर लीजिए। आर मैक्स का फार्मूला क्या होगा, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा, थीटा की वैल्यू देखो क्या है 45 डिग्री, ठीक है, अपान जी, ठीक है। अब देखिए तो आर मैक्स यहाँ से आ जाएगा यू स्क्वायर साइन 2 इंटू 45 मीन साइन 90, और साइन 90 की वैल्यू 1, तो यू स्क्वायर अपान जी, दिस इज द आर मैक्स। ओके, अभी हम आर मैक्स की जगह 100 पुट कर देंगे, थोड़ा वेट करो। अब हाइट के बारे में सोचो, जब वो डायरेक्ट ऊपर की तरफ थ्रो करेगा तो यहाँ उसकी वेलोसिटी u है और फाइनल हाइट पे उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो सीधी सी बात है, इस समय अगर हम बात करें तो मैक्सिमम हाइट के लिए हम क्या इक्वेशन यूज कर सकते हैं, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस 2g एच, वी तो 0 हो जाएगा, बराबर यू स्क्वायर माइनस 2gh। तो h इज इक्वल टू यहाँ से आ जाएगा, देखो 2gh को इधर लाओगे यू स्क्वायर, यानी कि h इज इक्वल टू यू स्क्वायर अपान 2g, और यू स्क्वायर अपान जी किसके बराबर है, आर मैक्स के बराबर है। तो ये आर मैक्स बन जाएगा, तो बचेगा क्या, ये बचेगा आर मैक्स अपान 2, ठीक है। इससे सीधा सा ये पता चलता है कि जो h की वैल्यू आएगी आर मैक्स मीन्स 100 अपान 2, यानी कि 50 मीटर। तो ये जो बॉल है जो क्रिकेटर थ्रो कर सकता है, मैक्सिमम कितनी हाइट तक थ्रो कर पाएगा, 50 मीटर तक थ्रो कर पाएगा। चलिए इस सॉल्यूशन को आप लोग नोट कर लीजिए बच्चों। तो यहाँ से आप लोग ये भी समझ सकते हैं कि कोई भी बंदा जितना मैक्सिमम डिस्टेंस तक बॉल थ्रो कर पाएगा उसकी आधी हाइट तक थ्रो कर पाता। देखो h बराबर आर मैक्स बाई 2, तो ऐसे भी समझ सकते हैं। इसमें 50 मीटर आंसर आ जाएगा क्योंकि वो 100 मीटर तक थ्रो करता था हॉरिजॉन्टल में, तो हाइट में कितने तक करेगा, 100 का आधा यानी कि 50 मीटर। ये हमारा आंसर हो गया। चलिए इसको नोट कर लीजिए बच्चों। मैक्सिमम रेंज पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यह आता है कि A water fountain on the ground sprinkles water all around it. If the speed of water coming out of the fountain is v, the total area around the fountain that gets wet is, option given है पाई v स्क्वायर अपान जी स्क्वायर, बी ऑप्शन पाई v स्क्वायर अपान जी, सी ऑप्शन पाई v की पावर 4 अपान जी स्क्वायर, और डी ऑप्शन गिवन है पाई v की पावर 4 अपान 2g स्क्वायर। तो चलिए बच्चों इस पे हम बात करते हैं। हमसे कहा गया कि एक फाउंटेन है जो वाटर को स्प्रिंकल करता है, मतलब वाटर को फैलाता है और उससे अर्थ को वेट करता है। तो भाई सीधी सी बात है, इस फाउंटेन से निकलने वाला वाटर मैक्सिमम कहाँ तक जाएगा, जो वाटर की मैक्सिमम रेंज होगी, मतलब जब वाटर 45 डिग्री पे निकलेगा। इस तरीके से फाउंटेन से जब 45 डिग्री पे निकलेगा उस समय वाटर मैक्सिमम डिस्टेंस तक जाएगा। इसी तरह जब बच्चों उस फाउंटेन से इधर 45 डिग्री पे थ्रो होगा वाटर, तब भी वो मैक्सिमम डिस्टेंस पर जाएगा। क्यों? क्योंकि इसकी वेलोसिटी क्या है, v है। अब ये इधर इधर ही नहीं, चारों तरफ, जैसे इधर भी बात करो
इधर भी 45 डिग्री पे मारेगा तो मैक्सिमम ऐसे भी। तो इस तरीके से चारों तरफ जब 45 डिग्री पे मारेगा तो इससे क्या पता चलेगा कि हमको वहाँ पे एक सर्कुलर पार्ट मिल जाएगा। देखो यहाँ पे कोई फाउंटेन लगा हुआ, इधर 45 डिग्री पे मैक्सिमम रेंज, इधर 45 डिग्री पे, इधर 45 डिग्री, इधर 45 डिग्री, उधर 45, इधर 45। तो चारों तरफ क्या होगा, आर मैक्स मतलब मैक्सिमम रेंज पर एक हमको क्या मिलेगा, सर्किल टाइप का मिल जाएगा। उस सर्किल, ठीक है, उस पूरे सर्किल में के अंदर वो वाटर को से अर्थ को क्या कर सकता है, ग्राउंड को वेट कर सकता है। तो उस पूरे सर्कुलर पार्ट का हमको एरिया यहाँ पे फाइंड करना है। तो बच्चों ये डिस्टेंस कितनी हो गई, ये हो गई आर मैक्स, इधर भी आर मैक्स, इधर भी आर मैक्स, मतलब आर मैक्स का जो एरिया होगा, रेडियस आर मैक्स को रेडियस मान के जो एरिया बनेगा उतने पूरे एरिया को वो फाउंटेन वेट कर देगा। अब देखिए आर मैक्स कितना होता है, अभी अभी हमने पढ़ा था, तो आर मैक्स का फार्मूला हमने पढ़ा है v²/g। क्यों, देखिए वेलोसिटी क्या है इसकी, v sin 2 × 45 डिग्री। क्यों, क्योंकि मैक्सिमम रेंज के लिए sin 45 हो मतलब एंगल 45 हो जाता है। sin 2 × 45 मतलब sin 90, sin 90 की वैल्यू 1, तो क्या बचेगा, v²/g बचेगा। ये आर मैक्स आ गया। जब बच्चों ये आर मैक्स आ गया तो यहाँ से पता चला कि इस आर मैक्स की रेडियस का एक सर्कुलर पार्ट हो जाएगा जो पूरा क्या हो जाएगा, वेट हो जाएगा। यानी कि एरिया वेट बाय फाउंटेन की अगर मैं बात करूं तो क्या निकलेगा, पाई आर मैक्स का स्क्वायर, यानी कि पाई आर मैक्स का देखो v²/g का होल स्क्वायर, इसका मतलब आ जाएगा पाई v⁴/g²। So area wet by the fountain will be pi v⁴/g²। ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। देखिए बच्चों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यह है कि a particle of mass m is projected with a velocity v making an angle of 45 degree with the horizontal. When the particle lands on the level ground, the magnitude of the change in the मोमेंटम विल बी। तो बच्चों ये क्वेश्चन कहा जा रहा है कि एक ऑब्जेक्ट को 45 डिग्री के एंगल पे ऐसे थ्रो कर दिया गया v वेलोसिटी से। तो जब वो ऑब्जेक्ट ग्राउंड पे लैंड करता है, जैसे ये लैंड कर रहा है यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे भी सिंपल सी बात है, अभी भी ये v वेलोसिटी से आएगा और 45 डिग्री पर ही आएगा। तो हमको ये बताना है कि यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में, ठीक है, चेंज इन मोमेंटम का मैग्नीट्यूड क्या आएगा। आपको एक बात तो क्लियर होनी चाहिए कि लीनियर मोमेंटम होता क्या है। तो लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू होता है मास इनटू वेलोसिटी, ठीक है। अब आपको एक बात बच्चे यहाँ क्लियर होनी चाहिए कि जैसे हमने v वेलोसिटी थ्रो किया तो इस बॉडी के दो वेलोसिटी हो जाती हैं, दो कंपोनेंट वेलोसिटी के हो जाते हैं, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा। जब ऐसा हो जाएगा, आपको पता है कि जब तक ये बॉडी चलती रहती है, प्रोजेक्टाइल मोशन करती है, इसका हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी चेंज नहीं होता, यानी कि v cos थीटा ही बना रहता है। जबकि वर्टिकल वेलोसिटी जैसे जैसे बॉडी ऊपर जाती है कम होता जाता है, यहाँ 0 हो जाता है वर्टिकल वेलोसिटी, और यहाँ पे फिर गिरता है तो क्या होता है, बढ़ने लगता है, और बढ़ते बढ़ते जहाँ से थ्रो किया गया अगर उसी हाइट पे गिर रहा है तो ये वेलोसिटी इस वेलोसिटी की क्या हो जाती है, वर्टिकल कंपोनेंट के बराबर हो जाती है, यानी कि v साइन। अब अगर ये एंगल 45 है तो सीधी सी बात है, यहाँ पे ये 45, यहाँ पे 45 और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, ये 45, ठीक है, और यहाँ पे भी आ जाएगा v साइन 45 डिग्री। इतना तो आपको क्लियर है। अब हमसे चेंज इन मोमेंटम की बात की जा रही है। तो देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी चेंज नहीं होती। अब हॉरिजॉन्टल लीनियर मोमेंटम जो होगा, हॉरिजॉन्टल लीनियर मोमेंटम, ठीक है, वो कितना होगा, वो होगा mv होता है, तो mv cos 45। इसका मतलब हॉरिजॉन्टल लीनियर मोमेंटम होगा mv cos 45, लेकिन हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी चेंज नहीं होती। तो अगर m मास बॉडी का है तो
यहाँ भी mv cos 45, यहाँ भी mv cos 45, यहाँ भी mv cos 45, यहाँ भी mv cos 45। इसका मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लीनियर मोमेंटम में कोई चेंज नहीं आता। ठीक है, तो हमको तो चेंज इन लीनियर मोमेंटम बताना है, तो हॉरिजॉन्टल में तो कोई चेंज आना नहीं है, तो उसको छोड़ दीजिए। अब वर्टिकल में बात कीजिए, तो वर्टिकल में लीनियर मोमेंटम देखिए चेंज हो रहा है भाई, हॉरिजॉन्टल वाला तो कांस्टेंट हो चुका है। ठीक है, तो इसमें कोई चेंज नहीं होना, इसका मतलब डेल्टा पी इन हॉरिजॉन्टल इज 0, एक्स का मतलब हॉरिजॉन्टल। बट वाई डायरेक्शन में देखिए पहले का मोमेंटम कितना है, लीनियर मोमेंटम इन वर्टिकल। ठीक है, वर्टिकल में जरा देखिए बच्चों, तो इनिशियल लीनियर मोमेंटम कितना होगा, mv sin 45। फाइनल लीनियर मोमेंटम कितना होगा जब यहाँ पे गिरेगी, देखो ऊपर की तरफ है तो पॉजिटिव और नीचे की तरफ होगा तो निगेटिव। इसका मतलब ये हो जाएगा mv sin 45, लेकिन किधर, देखो ये प्लस वाई एक्सिस में, तो इधर का मोमेंटम किधर होगा, माइनस वाई एक्सिस में, इसीलिए इसको क्या करेंगे, माइनस। सो नेट चेंज इन लीनियर मोमेंटम, तो टोटल लीनियर मोमेंटम में कितना चेंज होगा, तो डेल्टा पी इज इक्वल टू आएगा डेल्टा पी इन एक्स डायरेक्शन प्लस डेल्टा पी इन वाई डायरेक्शन। अब देखिए एक्स डायरेक्शन का तो डेल्टा पी 0 हो चुका है, वाई का कितना होगा, तो फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। ठीक है, तो ये कितना आएगा बच्चों, ये आएगा माइनस का mv sin 45 और माइनस का mv sin 45। देखो पी वाई डैश डैश, तो ये माइनस में ही था, ऐसे आ गया, ये माइनस यहाँ लगा के ये वाला माइनस और फिर ये वैल्यू पुट कर दी गई, यानी कि डेल्टा पी की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 2mv sin 45। ठीक है, अगर हम यहाँ पे sin 45 की वैल्यू पुट कर दें तो डेल्टा पी आ जाएगा माइनस 2mv sin 45 मीन्स 1/√2, ये से √2 से कैंसिल होगा तो ऊपर √2 बच जाएगा, तो यानी कि आ जाएगा डेल्टा पी इज इक्वल टू माइनस √2mv। ठीक है, तो अगर इसका मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं तो पॉजिटिव में आंसर लिख लेते हैं, यानी कि डेल्टा पी का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू, तो माइनस साइन हट जाएगा तो क्या बचेगा, √2mv। सो चेंज इन मोमेंटम इन द बॉडी ड्यूरिंग प्रोजेक्टाइल मोशन व्हेन इट इज प्रोजेक्टेड एट 45 डिग्री इज √2mv। ओके बच्चों, इसको यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो क्वेश्चन हमको दिया गया था उसमें ऑप्शन सी करेक्ट होगा। सॉल्यूशन को नोट कर लीजिए। बच्चों आप हमारे चैनल के साथ ऐसे जुड़े रहिए, हमारे साथ पढ़ाई करते रहिए, लगातार हम आपको अच्छे अच्छे वीडियो फिजिक्स में दे रहे हैं। थैंक यू बच्चों।